चलिए जी, हम बस सर जो है इन द मीन टाइम आ रहे हैं। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दे दूं, जो हमारे साथ ऑनलाइन में भी जुड़े हुए हैं और फिजिकल में भी जुड़े हुए हैं। कोर्स को लेके जो कोर्स का कंटेंट है, जो आउटलाइन है, इंशाल्लाह वो आपके ट्रेनर ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है आगे फर्दर वही इलेबोरेट करेंगे। तो इन द मीन टाइम जो है वो शहीद साहब भी क्लास में पहुंच जाते हैं। आई होप कि मेरी आवाज़ उन लोगों तक भी जा रही होगी जो हमारे साथ फिजिकली जुड़े हुए हैं कराची कैंपस में। इमन, अगर आप उस तरफ हैं तो मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा या स्टूडेंट कंफर्म कर दें। सो आई फॉर्मली वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? थैंक यू सर इमन, स्क्रीन थैंक भी यू। शो हो रही है और आवाज भी आ रही है। चलिए बस थैंक यू। सर बस मैं शरीफ ये आ रहे हैं, मैं, उनका मैसेज आया है 10 मिनट में, बस वो आ रहे हैं। हाँ, हम तब तक इंट्रो कर लेते हैं ना, फिर शहीद साहब आते ही ओ, फिर कोर्स को इंशाल्लाह लग जाएंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। थैंक यू, थैंक यू। सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आप लोगों के सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा नजर आ रही है और जिसका मफहूम ये है, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हमें इसको समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस आयत के अंदर हमारे लिए जो एक कोशिश का सिलसिला रखा हुआ है, हमें उस सिलसिले को समझने की जरूरत है। लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे टाइम्स आते हैं जब आपको लगता है कि आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, बट फेलियर डजंट मीन कि आप उसके बाद स्टैग्नेंट हो जाएं। जो आपकी कोशिश है वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप कोशिश का सिलसिला जारी रखेंगे तो इवेंचुअली इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी। और हमारी हर एक क्लास का जो बकायदा आगाज है वो इसी आयत करीमा से होता है, और इसके मफहूम को थोड़ा सा समझाने के हवाले से होता है। जब हम ये समझ लेंगे तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला हमें हमारी जो कोशिश का सिलसिला है और उसके नतीजे में जो है वो अल्लाह ताला हमें रिवार्ड भी देंगे। बिफोर दैट कि हम आगे बढ़े, अल्लाह ताला से एक दफ़ा फिर यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आईसीटी के हवाले से मैं बताता चलूं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं। आप ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट में आके नहीं बैठे हुए या उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए। हमारी प्रेजेंस जो है वो 3 मेजर सिटीज के अंदर है, आगे जाके मैं ये भी बताऊंगा। बाकी हमारे जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के जो है वो रिस्पॉन्सेज फीडबैक जो है वो पड़े हुए हैं। आप उनको भी देख सकते हैं, और हमारे साथ जो ऑडियंस अलाइन हो रही होती है इसमें 80 to 90% जो है वो हमारे साथ जॉबियन प्रोफेशनल्स जो हैं वो लोग अलाइन हो रहे होते हैं सीपीडीज के लिए, या उन वो लोग जो खासकर जॉब कर रहे हैं उनको अपनी जेडी के अंदर मसला आ रहा है। इसमें बिजनेस ओनर्स भी आ रहे होते हैं हमारे पास। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो आईसीटी का पोर्टफोलियो इटसेल्फ जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। हम कोई ऐसा बिजनेस का सेगमेंट जो है वो नहीं छोड़ रहे कि जिसके अंदर हम ट्रेनिंग्स ना करवा रहे हों। हर सेगमेंट के हवाले से हमारे पास डिफरेंट ट्रेनिंग्स मौजूद है। ये अभी मैंने ऑल ऑफ द सडन जो है इसको ओपन किया है, तो यहाँ पे लाहौर कैंपस की जो अपडेटेड लोकेशन है वो आपके पास नहीं आ रही होगी। लेकिन मकसद आपको बताने का ये है कि हम 3 सिटीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें हमारा हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, यहीं से हमने इसका आगाज किया था। और उसके बाद हमें कराची से रिक्वेस्ट आई, जहाँ पे आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं। तो कराची के अंदर हमने कैंपस एस्टेब्लिश किया, और यहाँ के कराची वाले कैंपस को भी इंशाल्लाह हम एक्सपेंशन एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। अ, हम मजीद इस कैंपस को बड़ा कर रहे हैं, तो वो नई लोकेशन अगर आती है तो वो भी आप लोगों के साथ अकॉर्डिंगली जो है वो इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। कराची के बाद हमारा कैंपस जो है वो लाहौर में भी है। जो लोग अगर कभी इस टाइम हमारे साथ ऑनलाइन लाहौर में से जुड़े हुए हैं तो मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर पेज शॉपिंग मॉल का आपने नाम सुना होगा। उसके 5th फ्लोर पे करंटली हमारा ऑफिस है। ये हमारा प्रीवियस एड्रेस है, क्योंकि मैं भी जरा जल्दी में था तो मैंने अपडेट नहीं किया, इसलिए लिहाजा आपको बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफली बताया है कि हम एजुकेशनल एक्सीलेंस जो है वो उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी सिलसिले के अंदर हम डिफरेंट हाई क्वालिटी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं ये इंडस्ट्री के रेलिवेंट कोर्सेज हैं। इसमें कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ आपको नहीं करवाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के इस टैक्स के कोर्स की भी बात की जाए तो ये भी आपका मोर देन 80% इसके अंदर आप जो कॉन्सेप्ट हैं इनकम टैक्स के, सेल टैक्स के, वो आप प्रैक्टिकली सीख रहे होंगे। आप नेविगेशन जो है वो प्रैक्टिकली कर रहे होंगे।
हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एनटीएन जनरेशन। एनटीएन किसी भी इंडिविजुअल का किस तरह से बनता है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, और फिर हर तरह की रिटर्न, आइदर वो सैलरीड इंडिविजुअल की हो या फिर नॉर्मल रिटर्न्स हो जिसमें बिजनेसेस की रिटर्न्स आ जाती हैं। बिजनेस में फिर फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं, वो एक कंपनी की रिटर्न किस तरह से होती है, पार्टनरशिप की रिटर्न किस तरह से होती है, किसी स्मॉल स्केल बिजनेस की रिटर्न किस तरह से होती है। इसी तरह जो टैक्स की इम्प्लीकेशंस होती हैं फ्रीलांसर्स के लिए, वो किस तरह से अकाउंट फॉर की जाती हैं। आपका जो विदहोल्डिंग का मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है। तो हर एक एस्पेक्ट को हम प्रैक्टिकली कवर कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ चूंकि टैक्स इटसेल्फ एक लॉ है एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट है, उसके अंदर हर साल चेंजेस आती हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट। तो जो थ्योरेटिकल एरियाज आपके लिए जानना जरूरी है उनको हम जरूर टच करेंगे, उसके ऊपर आपको गाइड भी करेंगे। और इनफैक्ट उन थ्योरेटिकल एरियाज को भी आपने किस तरह से एक्सप्लोर करना है उसमें हम आपको नेविगेशन दिखा रहे होंगे बकायदा। ऐसा नहीं है कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उठाएं या फिर सेल टैक्स उठाएं और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक एंट्री जो है वो आप ढूंढते रहें, पेज आगे पीछे करते रहें। इसमें हम आपको नेविगेशन की टेक्निक भी दिखा रहे होंगे कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी सेक्शन को, उसके किसी कनेक्टिंग रूल को जब आपने पढ़ना है तो उसके लिए बेहतरीन अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, ऑफ कोर्स एज आई मेंशन अर्लियर, इसमें कोई थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं होती हमारी। आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करते हैं इन अ सेंस कि जब आपको प्रैक्टिकली काम आता है, एक तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। मार्केट के अंदर तो आपके एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हो ही जाती है, लेकिन साथ साथ अगर आप इसको एज ए कैरियर लेके चलना चाहें, आप कैरियर में एक्सेल करना चाहें, स्पेसिफिकली इसको लेके आगे चलना चाहें, तो आप ऑफ कोर्स अपनी कंसल्टेंसी की सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। इस कोर्स के कंटेंट की हद तक जितनी भी इसके अंदर चीजें कवर हो रही हैं, वो इनकम टैक्स हो, वो सेल टैक्स हो, एसईसीपी या कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस हो, बिजनेस की मैंडेटरी जो कुछ रजिस्ट्रेशन आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बिजनेस का ट्रेडमार्क करवाना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड होना है, पीएससीबी में रजिस्टर्ड होना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है, ये जितनी मैं सर्विसेज आपको गिनवा रहा हूँ, ये इस तरह से है कि ये सब आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में एक एज एन इंडिविजुअल सर्विस ऑफर कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारी सर्विसेज देने के लिए आपको किसी भी लाइसेंस की, किसी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू के आपको चीजें प्रैक्टिकली आती हैं। तो इसमें चूंकि लाइसेंस वाला मैकेनिज्म नहीं है, तो लिहाजा इसका कोई प्री डिफाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं है कि एक बंदा जो है वो कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि एक बंदे का बैकग्राउंड नहीं है अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, कॉमर्स का, लॉ का, तो वो बंदा जो एफर्ट कर रहा होगा वो बाकी लोगों की बनिस्बत 10-15% उसको एफर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड होगी ताकि उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। इसी कोर्स में आपको आउटरीच और नेटवर्किंग की भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रीजन बीइंग कि जब आप 4 महीने एक साथ क्लासेस ले रहे होंगे, आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे डिफरेंट लोगों के साथ। अभी भी जो आपके साथ बैठे हुए लोग हैं वो डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से, डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। तो उनके साथ जब आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो एक आपका यहाँ से नेटवर्किंग का जो सिलसिला है वो भी शुरू होगा। आईसीटी के पोर्टफोलियो के हवाले से बस थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। अभी हमारे पास इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन में आईसीटी जो है वो 5 डिफरेंट कंट्रीज को कवर कर रहा है, जिसमें यूएसए टैक्सेशन है, यूएई टैक्सेशन है, कैनेडियन टैक्सेशन है, यूके टैक्सेशन है, सऊदी टैक्सेशन भी हम कवर करवा रहे हैं। और ये सारे जो टैक्स के कोर्सेज हैं, कॉर्पोरेट की कंप्लायंस भी इसमें कवर होती हैं। ये हमारा यहाँ से ऑफर करने का पर्पस यही है कि आप स्किल सेट सीखें, क्योंकि मार्केट में जिस चीज की एक्सेप्टेंस है, जिस चीज की डिमांड है, जो चीज आपकी वर्थ बनाती है वो आपका स्किल सेट है। आपको चीजें प्रैक्टिकली आती हैं, आपके पास डिफरेंट फॉरम्स अवेलेबल हैं, वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें और पिच करें, आप लोगों को ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम पाकिस्तान में बैठ के जो है वो डिफरेंट कोर्सेज इंटरनेशनल लेवल के भी करवा रहे हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन और कॉर्पोरेट एडवाइजरी के कोर्सेज भी हम ऑफर कर रहे हैं। अभी हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्पेसिफिकली एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजर का कोर्स लेके आ रहे हैं जो कि 5 डिफरेंट कंट्रीज को कवर कर रहा होगा, कि लाइक यूएसए में आपने बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, यूके में, कनाडा में, यूएसए में, सऊदी अरेबिया में, पूरे गल्फ के अंदर। तो आप वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वहां पे किस तरह से बना सकते हैं, आपके लिए स्ट्रक्चर कौन सा सुटेबल होगा, उस बिजनेस स्ट्रक्चर के ऊपर टैक्स के इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। तो ये सारे एस्पेक्ट ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स वन ऑफ आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम, और इसी के सिलसिले में आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, जो कि पाकिस्तान के टैक्स कंप्लायंस को कवर करता है।
फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू एडवांस लेवल इसके अंदर हम जाते हैं। फिर ऑफ कोर्स जो लिटिगेशन वाला कोर्स है वो इससे सेपरेट है, जो कि नीचे आपको नजर भी आ रहा है, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, जिसके अंदर हम नोटिस कवर करते हैं, अपील्स का मैकेनिज्म जो होता है वो कवर करते हैं। आइदर यू आर फाइलिंग अपील विद कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, एपलेट ट्रिब्यूनल, और फिर इसी तरह हाई कोर्ट के अंदर जो रेफरेंसेस फाइल होते हैं। तो अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहेंगे तो फिर आपके लिए कैरियर में एक्सेल करने के लिए फिर आपको दूसरा कोर्स करना होगा। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हम ऑफर करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोर्स हम ऑफर करते हैं। और वो लोग जिनका स्पेसिफिकली नुक्ता नज़र जो है वो कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस को देखना है, मैंडेटरी फाइलिंग्स को देखना है, डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर्स की रजिस्ट्रेशन करनी है, चाहे वो एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड हो रही हो या किसी और। तो जो लोग कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस में अपने आप को एक्सेल करना चाह रहे हैं उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है। फिर जो लोग स्टॉक मार्केट में एक्सेल करना चाह रहे हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग टेक्निक्स हैं उसमें आपने फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से करने हैं, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से करने हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। देन सेल टैक्स मास्टरी का हमारा जी लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोज हु डोंट नो मी, या आपके साथ कभी किसी ने प्रोफाइल शेयर नहीं की हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और coordination, my name is Shahir Mirza, and I have been doing consultancy services for last almost 10 to 12 years. And academic backgrounds के हवाले से my education is BCom, PIPFA and LLB, और ITP का license I have also, income tax practitioner license, and almost 10 से 12 साल में thousands of returns I have filed, thousands of companies I have registered consultancy domain के अंदर, और बुक कीपिंग, फाइनेंस, ऑडिट, इस हवाले से मेरी एक्सपर्टीज रही है। एज फार एज द ट्रेनिंग इज कंसर्न, फ्रॉम लास्ट 2 years आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस इंस्टीट्यूट, एंड ये मेरा कोई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करूं तो 17th या 18th बैच होगा जिसे मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा, और विद इन 4 months 5 months हम इसको कंक्लूड भी करेंगे। ठीक है जी। तो ये छोटा सा मेरा एक ब्रीफ एक्सपीरियंस है, इंट्रोडक्शन है, जिसमें मैंने आपको अपना एकेडमिक बैकग्राउंड और चीज़ें जो है वो बताई हैं। अब बेसिकली आप सब यहाँ पर जो हैं उसका पर्पस क्या है जी? सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स। ठीक है जी। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ, बहुत डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए होंगे। ऑल दो इनिशियली स्टार्टिंग में जब चीज़ें इंसान के सामने आती हैं तो वो देखने में कुछ और लगती हैं, और जब हम एक्चुअल में वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी नहीं जी ये तो ऐसे होना चाहिए था। तो उस पर्पस को सामने कैटर करने के लिए और उन लूप होल्स को मैनेज करने के लिए हम ओरिएंटेशन सेशन जो है ना क्लास से पहले कंडक्ट कर दें, ताकि आपको पता लग जाए कि जी इन 4 months में हम लोग करने क्या वाले, हम क्या करेंगे, किन किन स्टेजेस से हम लोग गुजरेंगे, क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा, क्या मोड ऑफ टीचिंग होगा, किस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरीके से मैं आप लोगों को ट्रेन करूंगा, वो इंशाल्लाह ताला इस छोटे से सेशन का एक मकसद होता है। ठीक है जी। आमिर साहब ने आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिया होगा, आई होप इंस्टीट्यूट के हवाले से वो चीज़ें क्लियर है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम मैं डायरेक्टली अपने इस पर्पस पे आता हूँ कि व्हाट इज सीटीए। ठीक है जी। अच्छा, अब बेसिकली सिर्फ थोड़ा सा आपको वो बता दूं, इसकी बैकग्राउंड बता दूं। टैक्स, जो लोग यहाँ पे अकाउंटिंग बैकग्राउंड से बैठे हैं, जिन्होंने एसीसीए, सीए या डिफरेंट जो अकाउंटिंग बॉडीज से कोई, अगर आप आपके पास मेंबरशिप या आपने पेपर्स दिए हैं, तो आपने टैक्स एज सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ा होगा। जो लोग जिन्होंने लॉ किया है, हो सकता है अगर उन्होंने अपने लास्ट ईयर्स में कोई इलेक्टिव एज अ टैक्स आपने सेलेक्ट किया था, हो सकता है आपने पढ़ा। लेकिन चाहे अगर मैं सीए की बात करूं और लॉ की बात करूं तो दोनों में है तो जमीन आसमान का फर्क, क्योंकि जो एलएलबी है, जो लीगल बैकग्राउंड से लोग हैं, वो इस चीज़ पे बिल्कुल मेरा साथ देंगे और एग्री करेंगे कि वहाँ पर सिर्फ जो पेपर्स जो हैं वो सिर्फ उनकी लीगल प्रोविजंस के बारे में बात करता है, ज़्यादातर असेसमेंट्स के ऊपर, नोटिस के ऊपर बातचीत होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारी सीए एसीसी की क्वालिफिकेशंस हैं उसमें ज़्यादा किस पे बात हो रही है जी? कैलकुलेशंस पे। सीए एसीसी के अंदर ज़्यादातर बात जो हो रही है वो कैलकुलेशंस पर हो रही है।
कि आपने सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपने प्रॉपर्टी की कैसे करनी है, आपने बिजनेस की कैलकुलेशन कैसे करनी है। और एक समझ लें कि जी 25-30% का एक पोर्शन होता है जो नोटिस और असेसमेंट्स को डील कर रहा होता है। ठीक है जी। अब चूंकि मैं इन दोनों मराइल से गुजरा हूँ, मैंने लॉ में भी टैक्स का पेपर दिया है, मैंने अकाउंटिंग में भी फर्म में टैक्स का पेपर दिया है। तो वहां पर एक चीज ये मुझे और जो हमारे फाउंडर है विशाल साहब, उनको ये सामने नजर आई कि इस वक्त नॉलेज तो है, चाहे मैं अगर उसकी नोटिस की बात करूं, चाहे मैं कैलकुलेशंस की बात करूं, लेकिन रियल टाइम में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो कहाँ रही है। वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर दोनों क्वालिफिकेशंस नहीं दे पा रही है। अगर किसी बच्चे को मैं कहूँ, अगर आपने सीए के एडवांस का भी अगर आपने पेपर दिया लेट्स सपोज टैक्स का, अगर मैं उसे बोलूं कि भाई चलें मुझे सिस्टम पे बैठ के एक रिटर्न तो फाइल करके बता दें, तो मोर देन 75% 80% चांसेस है, अगर उनका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कहेंगे जी मुझे नहीं आता, लेकिन मैं आपको पेपर पे कैलकुलेशन करके दे सकता हूँ, क्या उसे डन। लेकिन सिस्टम को कैसे करना है, सिस्टम पे आपने प्रैक्टिकली चीजें कैसे फाइल करनी है, वहां पर आपने किस तरीके से जो है नोटिस का रिप्लाई करना है, रियल टाइम में आप आपके पास जो केसेस हैं आपने उनको कैसे अकोमोडेट करना है। क्योंकि देखिए बुक आपको बता रही होती है कि जी आप 100% कंप्लाइंट है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल चीजें हमें यहाँ पर समझनी है, देखनी है, उस लूप होल को कवर करने के लिए, उस गैप को कवर करने के लिए हमने ये कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है जी। सो मकसद हमारा क्या है जी, कि हम प्रैक्टिकली इतने साउंड हो जाएं कि अगर हम किसी के रिटर्न फाइल करें ना करें, एटलीस्ट अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का तो कर लें, इतना तो कर लें। तो इंशाल्लाह ताला इससे ज्यादा आपको केपेबल करके यहाँ से निकालेंगे, लेकिन इतने पैसे आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ जरूर हलाल कीजिएगा अपने, कि आप अपना रिटर्न और अपने रिलेटिव्स का जो रिटर्न है वो जरूर कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब सीटीए बेसिकली सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर हमने 4 से 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है जी, 4 to 5 कंपोनेंट्स में। अच्छा, इसका जो पहला पार्ट है दैट डील्स विद कॉर्पोरेट। क्या मतलब जी इस बात का, मतलब कि अगर आप पाकिस्तान में कोई बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी एंटिटीज हैं जिन्हें मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, किन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ कर सकता हूँ, उसकी क्या पोस्ट कंप्लाइंसेज होंगी, क्या एनुअल कंप्लाइंसेज होंगी, कैसे हमने चीज़ों को मैनेज करना है, वो हम इंशाल्लाह ताला कॉर्पोरेट के सिलेबस में देखेंगे। अगर मैं बात करूं किसकी जी, प्रोप्राइटरशिप की, प्रोप्राइटर पे बिजनेस कैसे रजिस्टर होगा। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप पे हमारे पास कौन कौन से कानून इस वक्त अवेलेबल हैं और कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। जैसे मैं अगर बात करूं पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 का एक कानून है, उसके तहत रजिस्टर्ड होती है। एक हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2017 का, जिसे एसईसी भी रेगुलेट करता है, हम उसके तहत पार्टनरशिप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब वो करनी कैसे, वो बनानी कैसे है, उनके बेनिफिट्स क्या है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्यों किस बंदे को बनानी चाहिए, क्यों किसको नहीं बनानी चाहिए। अगर हम वो एंटिटी बना लेते हैं, वो पार्टनरशिप बना लेते हैं, तो उसका इन द लॉन्ग रन क्या इफेक्ट होगा हमारी टैक्सेशन के ऊपर, हमारे एसेट्स के ऊपर। क्या वो हमारे लिए इन द लॉन्ग रन कोई वाइबल बिजनेस समझ लेंगे जी वो है या नहीं है एंटिटी, ये हमें देखना है। फिर इसी तरीके से हमने ये देखना है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे फॉर्म कर सकते हैं विदेशी सीबी। वैसे तो जो हमारा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बहुत ह्यूज है, हम उसको एंटायर तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन हमने उसमें से एक मेजर पोर्शन पिक किया है। वो क्या है जी, हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन पाकिस्तान। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में मोर देन 95 जो कंपनी 95% ऑफ कंपनीज है वो पीवीटी है, प्राइवेट लिमिटेड है। तो वो सारी कंप्लाइंसेस आपके पास प्राइवेट लिमिटेड की आनी है। मुश्किल से आपको कोई जो लिस्टेड कंपनी मिलेंगी वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी कोई 500 से 600 के दरमियान लिस्टेड है। और वो भी काम कौन करते हैं, जिनके कंप्लाइंसेस का बड़ी बिग फोर फर्म्स करती हैं, मेजोरिटी बिग फोर फर्म्स कर रही हैं। तो हमारे पास या आपके पास कौन सा क्लाइंट आना है जी, जो कहे कि जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना दें या उसकी कंप्लाइंसेस आप देख लें। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है, एसईसीपी क्या है,
क्यों बनानी है, कब बनानी है, कैसे बनानी है, उसके क्या टैक्सेशन इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या कंप्लाइंसेस होंगी, वो सारी की सारी चीजें हमने क्या देखनी है, कॉर्पोरेट में देखनी है। ये वाला पार्ट मैंने क्यों सबसे पहले रखा है, इसका मकसद सारी की सारी देखें, जो टैक्स प्लानिंग होती है ना, वो आपकी बिजनेस एंटिटी के ऊपर होती है। आपकी पूरी की पूरी टैक्स प्लानिंग आपकी बिजनेस एंटिटी से लिंक्ड होती है। जब तक आपको बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, आपको यही नहीं पता होगा कि आप कौन सी बिजनेस एंटिटी बनाकर बैठे हुए हैं और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आप कैसे किसी को प्लानिंग दे सकते हैं, ये क्या प्लान दे सकते हैं कि जी आप इसको फॉलो करें, जब आपको खुद क्लैरिटी नहीं होगी। तो पहली चीज कॉर्पोरेट, समझ आ गई जी बात, याद है। दूसरी चीज इनकम टैक्स। ठीक है जी। इनकम टैक्स बेसिकली एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, जो कि ऑलमोस्ट 242 सेक्शंस पे जो है कंप्राइज है, और 14 ऑलमोस्ट शेड्यूल्स हैं इसके। ठीक है जी, इनकम टैक्स के। अब हमने बेसिकली करना है क्या है कि हमने इस प्रोग्राम में इनकम टैक्स को बेसिक से लेके एडवांस तक आपको बताना है और सिखाना है। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो हमें पता होना चाहिए कि टैक्स ईयर क्या होता है, टैक्स रेजिडेंस स्टेटस क्या होता है, एक्टिव नॉन एक्टिव लेट फाइलर क्या होता है, उसको आपने कैसे 18 लिस्ट के अंदर लेकर आना है, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें बाय लॉ रिक्वायरमेंट है रिटर्न फाइल करने की, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें बाय लॉ नहीं है रिक्वायरमेंट रिटर्न फाइल करने की, राइट। टैक्स रेजिडेंट नॉन टैक्स रेजिडेंट ये क्या होता है, टैक्स रिबेट्स क्या होते हैं जी, टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, अलाउंसेस कौन कौन से हमारे पास हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं। ये बेसिकली टैक्स के इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं मेजर टॉपिक्स में, तुम्हारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 5 हेड्स हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ये पांचों हेड्स की डिफरेंट कैलकुलेशन है, पांचों हेड्स की डिफरेंट कवानीन है, डिफरेंट इनके ऊपर ऑब्लिगेशंस और चीजें हैं, प्रोविजन है जो हमने फॉलो करनी है, राइट। तो सर जी, हमने आपने स्पेसिफिकली, स्क्रीन शेयर की हुई है? जी बिल्कुल की हुई है सर, आपको नजर आ रही है। हाँ, ये बिस्मिल्लाह। और अभी हाँ, मैंने कहा वो हाँ शायद आप कंटेंट बता रहे थे ना, नहीं नहीं, तो वो शो मैंने नहीं कहा हो रहा मैं था। मैं कर देता हूँ। बेसिकली मैंने कहा मैं थैंक यू। पहले बता दूं, फिर थैंक यू। उसके बाद थैंक मैं, जस्ट अ सेकेंड, थैंक ये ले। थैंक यू सो सर। इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा था, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम की। सर ये देखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास कोई केस आएगा रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो आपने उसकी इनकम को इन्हीं 5 हेड्स के अंदर कैटेगराइज करना होगा। आपको इन्हीं 5 हेड्स ऑफ इनकम के क्या पता होना जरूरी है जी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको ये पता होना जरूरी है कि अगर मैं किसी चीज को सैलरी कह रहा हूं तो सैलरी क्यों कह रहा हूं, क्या उसके कानूनी तकाजे जो मैंने पूरे करने एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अगर मैं किसी अमाउंट को, किसी इनकम को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कह रहा हूं, तो क्यों कह रहा हूं। चले, मेरा आपसे क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम फॉल करेगी, रेंटल और, हाँ, यही सुनना चाह रहा था। ये नहीं होगा सर, ये नहीं है हमारे नजदीक। हम कहते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी इनकम है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जी मेरे नजदीक ये प्रॉपर्टी इनकम है। अभी तो सिर्फ आपने एक बताई नहीं चीज, रेंटल इनकम। वो रेंटल इनकम के साथ साथ वो जो आप टोकन मनी किसी का जब्त कर लेते हैं ना सेल करते वक्त, सेल एग्रीमेंट मेच्योर नहीं होता, वो भी कहता है ये आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो कहता है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट होंगी। तो वो जो आप कह रहे हैं कि सेल करने पे जो मुझे गेन होगा, लेट सपोज मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, 80 में सेल आउट कर दी, 30 लाख रुपीज मेरा क्या है, गेन है। ये मेरा कैपिटल गेन का पार्ट होगा। एक बंदा वो कहता है जी मेरे पास इतने पैसे थे, इतने पैसे हैं कि मैं प्रॉपर्टी लेके रेंट आउट कर देता हूँ, और मुझे क्या होता है जी, उनसे रेंट रिसीव हो रहा, लोगों को कहता फिरता है ये मेरा बिजनेस है, राइट। सुना है ना आपने ऐसे लोगों को, वो क्या है, वो बिजनेस है या नहीं है, नहीं है ना बिजनेस। सिंपली उसकी प्रॉपर्टीज है, वो उससे रेंट अर्न कर रहा है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन अलग बात हो, कहे जी मेरा बिजनेस क्या है जी, मैं प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ,
उसको रेंट पर दे देना। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है दैट इज नॉट अ बिजनेस, राइट। इसी तरह कोई डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोई लॉयर अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोई कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोई आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, वो किस में फॉल कर दीजिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो पैसे अपने बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, सेविंग अकाउंट्स में, उस पे जो आपको प्रॉफिट रिसीव होता है वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सॉरी नहीं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड किसे कहते हैं? शेयर्स पे जो आपको प्रॉफिट रिसीव होगा, वो कहता है कि जी या ये क्या है आपका, क्या है? इनकम फ्रॉम, कहता है बिजनेस नहीं होगी ये इनकम, हालांकि ये मेरी एक पैसिव इनकम मैंने जनरेट की है, राइट। मैंने वो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, शेयर्स मैंने परचेज किए, मुझे डिविडेंड मिल रहा है। मुझे अगर देखा जाए तो लॉजिकली तो नहीं कहूंगा, लेकिन नॉर्मली अगर किसी लेमैन से पूछो तो ये मेरा बिजनेस है, साइड बिजनेस है मेरा, राइट। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? वो इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स आ जाएंगे। लेकिन जब शेयर बेचूंगा, उस पर जो गेन होगा वो कहाँ जाएगा? वो कैपिटल गेन में जाएगा। इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर पढ़नी है, देखनी है और सीखनी है, बहुत जरूरी है। अब जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, जी सॉरी, जी जी जी, प्रॉपर्टी परचेज करने पे, जी हम्म, वो आपको रिसीव हो रहा है, राइट, आपसे जा रहा है वो। अच्छा, अगर वो आपसे जा रहा है तो मैडम वो क्या है? आपका एक्सपेंस है, आपकी इनकम है। हमें तो अभी इनकम की बात करनी है कि आपको रिसीव क्या हो रहा है, उससे हमने 5 हेड्स में कैटेगराइज करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो सबसे बड़ा टॉपिक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे पहली चीजें क्या देखनी है जी, क्या कौन कौन से एक्सपेंसेस बिजनेस के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें अलाउ करता है कि आपके ये अलाउएबल एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आप ये समझ लें, एक ऐसा कानून है जो कहता है कि आपने मेरी मर्जी के मुताबिक ट्रांजैक्शंस करनी है, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रांजैक्शंस करनी है। एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जो भी बंदा, जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगा, वो सिर्फ 32,000 रुपीज तक कैश में सैलरी पे कर सकता है। कितनी? 32,000 लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 32,000 से ज्यादा की सैलरी कैश में पे कर देता है, ये अकाउंटिंग परस्पेक्टिव के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए इसको एक्सपेंस नहीं मानूंगा, तो होगा क्या इसका? क्योंकि आपने लॉ की वायोलेशन की है, तो ये जो अमाउंट होगा ना, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा जी, ये आपकी इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा। क्लियर हो रही है जी बात? एक हम आज तक जिन लोगों ने टैक्स नहीं पढ़ा, एक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के टैक्स कलेक्ट करने के, रेवेन्यू कलेक्ट करने के अपने प्रिंसिपल्स हैं, हमें उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, वो प्रिंसिपल्स हमें सीखने हैं। क्लियर होगी जी बात? अब इसी तरीके से बिजनेस का रिटर्न है, अब वो कंपनी का रिटर्न कैसे फाइल करना है, एओपी का कैसे करना है, इंडिविजुअल का कैसे करना है, ठीक है जी। आपने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट कैसे फाइल करनी है, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने से पहले विदहोल्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझना है, उसके सेक्शंस हम 1 बाय 1 देखेंगे कौन कौन से हैं। हमने एडवांस टैक्स देखना है, कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिनको एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है। हमने टर्नओवर टैक्स देखना है, किन किन कंपनीज के ऊपर टर्नओवर टैक्स अप्लाई होगा, किन बिजनेस के ऊपर अप्लाई होगा। हमने ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स देखना है, वो किस पर अप्लाई होगा। तो ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे जी? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। फिर इनकम टैक्स का ये जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, ये एक हमारा जो है फिनिश हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम आएंगे जी नोटिस के ऊपर, असेसमेंट्स के ऊपर, कि कौन कौन से पोटेंशियल नोटिस आपको रिसीव हो सकते हैं, नॉर्मली डिपार्टमेंट कौन कौन से नोटिस ज्यादा बेचता है, क्यों सेंड करता है, उसके पीछे क्या मकसद होता है, उन नोटिस से कैसे बचा जाए।
ऑडिट की अगर बात करूं तो आपने ऑडिट कैसे प्रोसेस करना है, इनकम टैक्स ऑडिट की बात कर रहा हूँ, राइट। आपने उसकी फाइलिंग कैसे करनी है, आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, आपने हियरिंग कैसे अटेंड करनी है, आपने टैक्स रिफंड्स कैसे क्लेम करने हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपने जमा करानी है वहां पे। ठीक है जी। अगर कोई ऑर्डर आपके अगेंस्ट हो जाए तो आपके पास कौन कौन से फॉर्म्स हैं जिन पे आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम इसमें नोटिस वाले असेसमेंट्स वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। तो ये हमारा एक होल एंड सोल तकरीबन जो है, आप समझ लें कि जी 17 to 18 सेशंस हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे यूटिलाइज हो जाएंगे। और इससे पहले जो मैंने कॉर्पोरेट की बात की, उसमें हमारे तकरीबन 7 to 8 सेशंस जो हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर आपका ये जो है तकरीबन 25 से 26 क्लासेस के अंदर आपका ये दो चीजें कवर होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स हमारे पास इस वक्त दो तरीके के, एक सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, एक सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। सर्विसेज पे जो सेल्स टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो प्रोविंसेस का डोमेन है। वो सारे पैसे किसके पास जा रहे हैं, प्रोविंसेस के पास। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खाने के लिए जाते हैं, आप बाहर जाते हैं तो आप कार्ड पे 8% देते हैं, कैश पे 15% टैक्स पे कर दें, राइट। वो क्या है, वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है। वो कहाँ जा रहे हैं पैसे जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इसको रेगुलेट कौन कर रहा है जी, अगर सिंध की बात करूं SRB कर रहा है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। लेकिन अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, वहां से आप कोई बिस्किट का बॉक्स आप उठाते हैं, उसके पीछे लिखा होता है जी 235 रुपीज लेट सपोज MRP प्लस 18% GST, दैट इज अ सेल्स टैक्स ऑन गुड्स। वो किसके पास जाते हैं जी, फेडरल गवर्नमेंट के पास। ये दोनों चीजें हमने सेपरेटली पढ़नी है। ये सेल्स टैक्स ऑन गुड्स क्या है, क्योंकि उसका कानून डिफरेंट है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। और हमने देखना है जी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, स्पेसिफिकली सिंध का, जो कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 2011 का एक्ट है हमारे पास। कौन कौन से गुड्स पे अप्लाई होगा सेल्स टैक्स, कौन कौन से गुड्स पर अप्लाई नहीं होगा। सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन किन लोगों के लिए मैंडेटरी है वो देखना है, किन बिजनेस के लिए मैंडेटरी है वो देखना है, कब नहीं है वो देखना है। सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कैसे करनी है, उसके लिए आपको आउटपुट और इनपुट टैक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, जो बहुत बड़ा मसला है सेल्स टैक्स के अंदर समझना, वो इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे कि आपने इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट कैसे लेनी है। हम डिफरेंट शेड्यूल्स को कवर करेंगे जी, रिड्यूस रेट आइटम क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट आइटम्स क्या होते हैं, आपके लेट्स सपोज जीरो रेटेड आइटम्स क्या होते हैं, ठीक है जी, रिटेल प्राइस आइटम्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम सेल्स टैक्स एंड इन गुड्स के अंदर जो है वो कवर करेंगे। फिर इसी के साथ साथ हमने देखना है कि जी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है प्रैक्टिकली, कौन कौन से एनेक्शर्स हैं, एनेक्शर ए है, एनेक्शर बी है, एनेक्शर सी है, एनेक्शर डी है, एनेक्शर ई है, एनेक्शर एफ है, एनेक्शर आई है। अभी एनेक्शर H1 इंट्रोड्यूस हो चुका है, आपको पता ही होगा, लास्ट 8 to 9 मंथ्स हो गए। एनेक्शर H1 कैसे फाइल करना है, अब इन्होंने क्या किया कि जी जो हमारा प्रोविंशियल जो SRB PRA KPRA है सर्विसेज वाला, उसको उसके साथ लिंक कर रहे हैं, वो पोर्टल उसके साथ लिंक हो रहा है। उस पोर्टल पे फिर आपने वर्किंग कैसे करनी है, क्योंकि अब उनका एम है कि हम एक सिंगल पोर्टल बनाए सेल्स टैक्स के लिए, चाहे वो सर्विसेज का हो चाहे वो गुड्स का हो, सब वही होगा। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वंस अभी पायलट फेज पे चल रहा है, वंस वो चीज़ें उनकी तरफ से कंफर्म हो जाएगी जी अब ये ओके बिल्कुल, तो फिर वो जो SRB का जो है उसको ऑब्सोलीट कर देंगे। लेट्स सी कब करेंगे कब नहीं करेंगे, आई डोंट नो। अब मुझे तो लग रहा है 28वीं तरमीम के बाद ही होएगा, जब पावर सारी चली जाएंगी तो उसके बाद, यस, फेडरल के पास। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी देखना है कि कौन कौन सी, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात कर रहे हो जी टैक्स इंसिडेंसी की, तो वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के अंदर फॉल करती है नहीं। रेस्टोरेंट का मैंने आपको बता दिया। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी आपको इवेंट करवाते हैं किसी बैंक्वेट में या किसी बॉल रूम में करवाते हैं, तो वो आपसे सेल्स टैक्स चार्ज कर दें। तो वो हमने देखना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कैसे करना है, कब करना है, रिटर्न कैसे फाइल करना है, वो इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है जी। तो चलो सेल्स टैक्स में हमारी 5 to 6 7 8 मैक्स क्लासेस जाएंगी, 5 से लेके 8 तक आप अपनी काउंटिंग रखें, डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। ये जो मैं आपको स्टैंडर्ड टाइम बता रहा हूँ ना, 17 to 18 सेशंस, 7 to 8 सेशंस, ये डिपेंड करता है ऑन ऑडियंस। समटाइम्स ये शॉर्टर पीरियड में भी कवर हो जाते हैं, समटाइम्स ये ज़्यादा टाइम भी ले जाते हैं, क्योंकि हर ऑडियंस, पहले 2 3 4 क्लासेस में तो मुझे पता लगेगा कि आप कितनी चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से मुझे अपना पेस सेटल डाउन करना पड़ेगा। फिर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ऐसा, फिर वो हो सकता है वो कोर्स थोड़ा सा जो है प्रोलॉन्ग हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए।
ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बेसिक अकाउंटिंग की सेपरेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं उससे पहले ही बेसिक अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके जो है ना क्लियर कर दूंगा। कौन कौन लोग यहाँ पे अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं? बहुत कम है। हाँ, तो जब तक मैं आपको एक बात बता दूं, अकाउंटिंग की बेसिक्स को जाने बगैर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को नहीं समझ सकते, स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले पार्ट को। इनकम फ्रॉम बिजनेस बात करता है एसेट की, लाइबिलिटीज की, रेवेन्यू की बात कर रहा है, डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, एमोर्टाइजेशन की बात कर रहा है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा है। जब ये चीजें आपको पता ही नहीं होंगी, कैसे करेंगे आप? इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच करनी होती है रिटर्न के साथ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं पता होंगी तो कैसे करेंगे आप? मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल जो है उसके ऊपर जो है ना आप प्रो हो जाएं, बट आपको इतना तो आइडिया हो कि अगर आपके सामने कोई बंदा अपने अकाउंट्स लाकर देता है, तो आप एटलीस्ट जो 5 H's ऑफ अकाउंटिंग है वो तो पढ़ सकें। एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, रेवेन्यू, इक्विटी, ये डिफरेंट जो हमारे हैं वो आप पढ़ तो सकें एटलीस्ट। आपको ये तो पता हो कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, इनका इम्पैक्ट क्या है। तो आपने, अगर आपको कोई बंदा ये दो चीज़ें प्रोवाइड करा है या अगर आपको ट्रायल बैलेंस दे रहा है, तो आपने इनसे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट वन इज ट्रेडमार्क फाइलिंग्स एंड केसीसीआई रजिस्ट्रेशन। अगेन, ये जो केसीसीआई रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, ये बेसिकली मैं आपको कॉर्पोरेट में कवर करवा दूंगा। बहुत छोटी सी इसका एक सिंपल प्रोसेस है। केसीसीआई इज बेसिकली कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, उससे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्यों करनी है, क्या फायदा उसका करने का, वो इंशाल्लाह ताला हम उसमें देखेंगे। और बिल्कुल एक छोटा सा इसका प्रोसेस है केसीसीआई रजिस्ट्रेशन का, वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके बता दूंगा कि आपने कैसे उसको रजिस्टर करना। ठीक है जी। इसके बाद जी, ट्रेडमार्क फाइलिंग्स, कोई आइडिया है ये क्या है? हाँ। अब यहाँ पे हमने क्यों एंटर किया सीटी के कोर्स के अंदर, इसका क्या लिंक? हाँ, यही, जब भी कोई कंपनी आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आएगी, वो बंदा आपसे बोलेगा कि भाई एक काम करें, आप इसका टीएम भी फाइल कर दें। टीएम फाइल करना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए देखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो है ना, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक। उसके अंदर कॉपीराइट्स भी है, पेटेंट्स भी है, डिजाइन भी है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है। हम सारी चीजें कवर नहीं कर सकते। हमने एक मेन चीज उसमें से उठाई है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बिजनेसमैन की, क्या एटलीस्ट आप हमारा टीम तो रजिस्टर कर दें। तो आप इतने केपेबल हो जाएं कि अगर कोई बंदा आपसे बोले कि मेरा टीएम रजिस्ट्रेशन को आप फाइल करवा दें या कर दें, तो आप उसको बता सकें कि जी आपने किस क्लास में फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस फॉर्म के थ्रू होगा। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको यहाँ पर टीएम फाइलिंग्स के अंदर बताऊंगा। ये इसलिए क्योंकि हम बीइंग ए कंसल्टेंट, मुझे पता है ये काम अटैच होकर मिलता है आपको। इट्स बेटर कि आपको ये काम आना चाहिए और आप उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। सर, ये हमारा जो टोटल कोर्स है, उसके कंटेंट्स मैंने आपके सामने ये लिखे हुए भी नजर आ रहे हैं और मैंने आपको बता भी दी। अब ये टोटल जो ड्यूरेशन है इस कोर्स की, दैट इज अराउंड 4 मंथ्स। ठीक है जी, 4 मंथ्स का ये हमारा कोर्स होगा। और हफ्ते में हमारी जो है वीक में 2 क्लासेस हुआ करेंगी, फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे को आपसे क्या टाइमिंग कमिटमेंट की गई है? 7 to 8:30, राइट। एंड सैटरडे 4:30 to 6। ठीक है जी, यही सबको बताया गया, इसी पे एग्री है सारे, राइट। और अब रमज़ान क्योंकि ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन के बाद आ रहा है, तो उसमें जो है हमारी जो टाइमिंग्स होंगी वो क्या होंगी? हाँ, वो तो अब मैं आपको बताऊंगा और आपसे डिस्कस करूंगा जिस पे आप लोग एग्री करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी क्लास स्टार्ट होगी, नेक्स्ट वीक आपकी क्लास होगी और उससे नेक्स्ट वीक तो रमज़ान होगा। ठीक है जी। सो देखिए, मैं बेसिकली जितने मेरे रिमेनिंग कोर्सेज हैं ना, मैं उसकी जो क्लासेस जो कंडक्ट कर रहा हूँ वीक डेज में 4 to 5 या 5:15 तक मैक्स। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए 3 बजे यहाँ पर आना, मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 बजे आना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली ऑफिस की छुट्टी 3 साढ़े 3 बजे ही ऑफ होता है, वो वहाँ से निकलने करने में। इसी वजह से मैंने 4 बजे तक की टाइमिंग्स रखी हैं रमज़ान की, बिफोर इफ्तार।
ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला रोज़े सख्त नहीं होंगे, मौसम सही है, सारे जवान ही नज़र आ रहे हैं, तो सब रोज़े रख भी लेंगे और यहाँ पर आ भी जाएंगे और आप क्लास भी ले लेंगे। ठीक है। सैटरडे को हम क्या कर सकते हैं, हम सैटरडे को जल्दी कर सकते हैं क्लास। आई डोंट हैव एनी इशू। आप बोले जोहर की नमाज के बाद कर लें, मैं जोहर की नमाज पे कर लूँ। अगर वही, लेकिन अगर 4:30 to 6 रहेगा तो सर लोग घर कैसे जाएंगे? 6:30 बजे तो रोजा खुल जाएगा। 4 to 5 कर रहा हूँ। यस, मैक्सिमम 5:15। सैटरडे को अगर आप बोलते हैं यही टाइमिंग रख दो तो मैं यही कर दूंगा। हाँ, सैटरडे को हमारे पास ये थोड़ा सा लेवरेज होगा कि अगर हम थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो जो फ्राइडे को हमारा जो टाइम रह गया होगा हम उसको सैटरडे वाले दिन भी कवर कर सकते हैं। तो अब आप बता दें 3 बजे या 3:30 बजे या वही 4 बजे। 3:30। तो रमजान में सैटरडे वाले दिन फिर 3:30 को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी। फ्राइडे 4 बजे। ठीक है। और सैटरडे को इंशाल्लाह 3:30 बजे रमजान। हाँ, अब मैं बात बताऊँ, अब हमारा जो ये कोर्स है बेसिकली जिस तरीके से अभी ऑनलाइन इस वक्त ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है और ऑलमोस्ट 24 पार्टिसिपेंट्स इसको देख रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से जो भी लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा होता हूँ वो यहाँ पे लाइव चल रहा होता है। अगर तो कोई बंदा नहीं आ सकता, कहीं पे स्टक है या घर पे बैठा हुआ है, तो आप वहां से अपना लैपटॉप ओपन करें, आप मोबाइल से देख लें, आप उसी वक्त जो है लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन होगा मैं आपको एड्रेस कर दूंगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते और आपसे बिल्कुल ही स्किप हो जाता है तो फिर हम आपको एक एलएमएस का एक्सेस दे दें। हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। पोर्टल पे आपके हमारे जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे वो अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही वो लेक्चर मैं डिलीवर करूंगा वो अपलोड हो जाएगा। तो आप जैसे ही वो अपलोड हो जाए आप उसको लॉग इन करें, उसको आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से देख लें। वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, वही रिकॉर्डेड होगा जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वही सेम उन्होंने वहाँ पे अपलोड कर देना। आप वहाँ पर भी उसको देख सकते हैं। और जो लोग फिजिकल आना चाहते हैं वो फिजिकल आ जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर फ्राइडे अगर 4:30 रखूंगा तो आप घर कितने बजे जाएंगे? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 4 बजे क्लास के कह रहा हूँ ना तो लोग आते आते 4:15 4:20 कर देंगे और कंक्लूड करते करते मुझे 5:15 5:20 हो जाएंगे। कब असर की नमाज पढ़ेंगे, कब लोग घर जाएंगे? बहुत सारे लोग दूर भी रहते होंगे और फिर आपको पता है कि वर्किंग डे के अंदर थोड़ा सा ट्रैफिक का भी इशू होता है। तो ये ना हो कि आप बाद में घर घुस रहे हो और रोज़ा पहले रोड भी खोल ले। ठीक है जी। तो ये मैं नहीं करना चाह रहा। ठीक है जी। और अफ्तारी के बाद इसलिए नहीं करने वाला क्योंकि मुझे पता है आप लोग का बिल्कुल इंटरेस्ट जो उसमें खत्म हो जाएगा। क्योंकि माशाल्लाह इफ्तारी आप लोग इतनी कम करेंगे कि आप लोग को नींद ही नहीं आएगी, तो उसके बाद किसी को होश ही नहीं होगा, तो ये काम हो जाएगा। तो इफ्तारी के बाद मैं रिकमेंड ही नहीं करता ये चीज़। ठीक है जी। और अगर इफ्तारी के बाद बोलूंगा भी ना तो मेजोरिटी बोलेगी सर रात को 11 बजे 10 बजे आप रखें, क्योंकि सुबह सहरी तक जागना होता है। ये भी तो है ना सिनेरियो सर। तो इट्स बेटर कि हम ये मैं आपको 16 17 बैचेस करने के बाद आपको इस नतीजे पे पहुंचाऊं कि आपने अफ्तारी से पहले ही आना है और उसके बाद आपने जो करना है करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आपको वो भी बता दिया कि जी आपको ये हाइब्रिड होगा। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ भी, टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से, जनरल प्रैक्टिस के हवाले से, कोई और अगर आपके जहन में क्वेश्चन है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, तो अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं वन बाय वन। पहले मैं जो फिजिकल जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनके क्वेश्चन एड्रेस कर लेता हूँ, देन फिर मैं ऑनलाइन पे जो है वो शिफ्ट कर जाऊंगा। जी, वो तो रेलेवेंट टू सब्जेक्ट होंगी सर। हाँ जी। हाँ, 4 मंथ में इतना कवर कर लेंगे जितना भी मैंने सब आपको बताया है इंशाल्लाह। ये अब अच्छा एक बात आपको बता दूं, 4 मंथ्स का मतलब ये नहीं है कि भाई अगर बीच में कोई क्लासेस स्किप हो जाएं और हम 4 महीने के बाद बोलें जी आपका कोर्स खत्म, अल्लाह हाफिज, नहीं सर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज आप यहाँ पर ओरिएंटेशन में बैठे हुए हैं, 4 महीने में कोर्स नहीं खत्म हो पाता। समटाइम्स बीच में
कोई अगर एक दो क्लासेस भी अगर स्किप होती हैं, अगर 4 क्लासेस स्किप हो जाए तो सर आपके 2 वीक्स गए, वो आप 2 वीक्स ऐड कर लें 4 महीने के बाद। तो सिचुएशन का पता नहीं होता, आप अपने जहन में रखें 5 मंथ्स अप्रॉक्स, आप अपने जहन में रखें। हमारी पूरी कोशिश होती है एज ए ट्रेनर कि हम विद इन 4 मंथ्स इसको खत्म कर दें, लेकिन 5 मंथ्स तक ये केस जो है ना चला जाता। तो इंशाल्लाह ताला जो चीज़ आपसे कमिटमेंट यहाँ पर की है वो 4 से 5 महीने में आपको वहां से कवर करवा के भेजेंगे जी। कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो जी। ये कोर्स जो है वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मतलब उनको दे देगा ना कि मतलब दे मैडम काफी इंट्रोडक्शन दे देगा। यस, मैंने बेसिक अकाउंटिंग इसीलिए एंटर की, ठीक है। जो जिन लोगों का नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड है वो बाकी सारी चीजें तो समझ जाएंगे, लेकिन उनके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके लिए मैंने बेसिक अकाउंटिंग ऐड कर दी, आप उसको समझ जाएंगे वहाँ। लॉ से रिलेटेड सर ये पूरा कानूनी है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि जो लोग लिटिगेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं या लिटिगेंट्स हैं, वो सॉरी सिविल लिटिगेशन या क्रिमिनल लिटिगेशन की तरफ हैं, तो मैं इतना बात आपको बता दूं कि टैक्स लिटिगेशन में इस वक्त बहुत स्कोप है, लेकिन टैक्स लिटिगेशन करने के लिए आपको टैक्स फाइल करना आना बहुत जरूरी है। जब आप उस प्रोसेस से गुजरे नहीं होंगे तो आप कैसे किसी क्लाइंट का केस जो है हायर अथॉरिटीज के आगे जो है प्रेजेंट करेंगे। तो जो लोग लॉयर्स हैं या जिनका लिटिगेशन में कोई एक्सपीरियंस है, माय रिकमेंडेशन इज कि आप अपनी प्रैक्टिस के साथ, इस प्रैक्टिस के साथ साथ आप टैक्स लिटिगेशन पे भी काम करना शुरू। इसकी आपको मैं एक चलें, ये बात तो मैंने क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एक लॉजिक है इसके पीछे। सर एक रिटर्न आप फाइल करेंगे, आप अगर बहुत अच्छे भी अगर आप कंसल्टेंट है ना, तो आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा भी आप 10 से 15 हज़ार रुपये एक बंदे से चार्ज कर लेंगे। मैं अगर एक इंडिविजुअल बंदे की बात करूँ, ये बहुत अच्छे रेट्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप टैक्स लिटिगेशन के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और आपको कोई केस रिसीव होता है और उस केस में एफबीआर की तरफ से डिमांड होती है लेट सपोज 50 लाख रुपए, कितने, एक क्लाइंट के जहन में है कि मेरे ऊपर इस वक्त 50 लाख की तलवार लटक रही है, तो लॉयर कितनी फीस कोट करेगा सर, कितनी, 10% तो करेगा ही करेगा। समझ आई बात, वो 10% तो कोट करेगा ही करेगा कि भाई ये मैं चार्जेस आपसे सर्विस चार्जेस लूंगा, ये इसके अंदर सिनेरियो होगा। और अगला बंदा जिसके सर पे 50 लाख की तलवार लटक रही है वो क्या करेगा, बोलेगा ठीक है 5 इसको दे देता हूँ, बाकी 4-5 ऊपर का आगे पीछे का खर्चा प्लस माइनस, एटलीस्ट मेरे 4 मिलियन तो सेव होंगे, है। मरता क्या ना करता, सही बात है बिल्कुल। तो कहेंगे मेरे 4 मिलियन तो सेव होंगे भाई, 5 मिलियन तो चले, 1 मिलियन तो मेरा वेस्ट हुआ, लेकिन 4 मिलियन तो मेरे सेव होंगे। अब ये आपने 5 लाख रुपए या 10% आपने कब, आप इतने एलिजिबल होंगे कि आप उनको कोड करेंगे, तब आपने खुद सर जब ये रिटर्न्स आपने फाइल किए हो, हंड्रेड्स ऑफ रिटर्न्स आपने फाइल किए हो, आपको पता हो कि किस चीज़ के बारे में क्या बात कर रहे हैं। जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक समझ में चीज़ नहीं आनी, क्योंकि बात तो वहां पर वही होगी कि आपने डिक्लेरेशन क्या फाइल की थी। यस। अब इसके अंदर और फ्यूचर के हवाले से मैं आपको चीज़ें बता दूं, या तो आप इस कोर्स के बाद टैक्स एडवाइजर बनेंगे या टैक्स प्रिपेरर बनेंगे। प्रिपेरर, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं पहले तो आपसे पूछूं ना, आपके जहन में क्या है? जी। सिर्फ प्रिपरेशन ही होगी, एडवाइजर नहीं बन सकते कि आगे को करना क्या है उसको। हाँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि जी आपको ये इंजेक्शन लगेगा, जी डॉक्टर अपने असिस्टेंट को कहता है जी इनको इंजेक्शन देने, वैक्सीन देने, सारी चीजें देने। कंपाउंडर ही कह रहे हैं, यस एग्जैक्टली। डायग्नोसिस किसने की, एडवाइस किसने किया? तो अब आपने, अगर मैं इसको उसी चीज को अप्लाई करूं कि आपने टैक्स का डॉक्टर बनना है या आपने कंपाउंडर बनना है, दोनों बनना है, क्या है बात है सर आपकी? स्टार्टिंग में तो आप दोनों चीजें करेंगे इनिशियल लेवल पे। हाँ, मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, मैंने ये बात आपसे क्यों की है। लोग करते क्या है
कि पूरी जिंदगी ना क्या करते हैं कि बस मुझे दे दो रिटर्न, अपना डॉक्यूमेंट दे दो, मैं रिटर्न फाइल कर देता हूँ बस। जब तक आप अपने से नीचे वाले को, सबऑर्डिनेट को रिटर्न फाइलिंग नहीं सिखाएंगे, आप कभी भी एडवाइजरी के रोल पे बैठ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं बैठ सकते। पूरा दिन आपने बैठ के रिटर्न फाइलिंग करनी है, वर्किंग करनी है। किसी की कॉल आए, किसी के पास मीटिंग में जाना, आप क्या जाएंगे, उसको क्या एडवाइस करेंगे? तो एडवाइजर का काम है कि आप अपने क्लाइंट को एक अच्छे लेवल पे एक टैक्स प्लानिंग प्रोवाइड करें, उसके जो मैटर्स हैं उसको रिजॉल्व करें, उसको पाकिस्तान में रहते हुए ये बताएं कि आप बगैर टैक्स पे किए हुए अपने पैसे वाइट कैसे कर सकते हैं। सही है जी। ये मैंने बड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल की है। दूसरी अगर मैं बात करूं, ये बताओ कि भाई टैक्स बचाना कैसे है, चोरी कैसे करना है टैक्स, ये बताओ। लेकिन ये वाला काम आपने नहीं करना, ये काम मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं, डोंट वरी। ठीक है जी। क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तानी इमाम इतनी एलिजिबल है कि चोरी उनको सिखाने की जरूरत नहीं। तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा दो चीजें, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, कि आपने टैक्स कानूनी तौर पे कैसे बचाने, जो कि हमारे पास मौके बहुत कम है। और टैक्स इवेजन है जी टैक्स चोरी, जिसमें तो हमारी जो कौम है, कंसल्टेंट्स हैं, जो लोग हैं, मैदान मार रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन अगेन एक बात ये भी बता दूं, अब जितनी भी सारी चीजें हैं ना यहाँ पे इस वक्त जो है स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं रिगार्डिंग द कंप्लाइंस, रिगार्डिंग द डिक्लेरेशंस। तो जो चीज़ पहले एफबीआर को कोई 3 4 साल, 2 साल, 2.5 साल के बाद पकड़ में आती थी, वो विद इन 6 मंथ्स आ रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। और एफबीआर ने अब कंपनीज के बिजनेस के ऑडिट्स करवाने के लिए सेपरेट टीम्स हायर की हैं, आउटसोर्स की, जिनमें मेजॉरिटी जो लोग हैं कौन है, सीए सी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर उनके हायर किया है कि आपने अब ऑडिट करना है, जिनका काम है ऑडिट करना है। तो वो अच्छा ऑडिट करेंगे या एफबीआर वाला अच्छा ऑडिट करेंगे। तो अब आप समझ लें कि जी कहानी किस तरफ जा रही है। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक और चीज़ क्या है जी, जो मैं खुद इस पर्सनली इस फील्ड के अंदर मैं समझता हूँ कि जी एक बहुत बड़ी स्कैर्सिटी है इस चीज़ की है जी, एथिक्स की। क्या एथिक्स की कमी है भाई? नंबर 1, मिस कमिटमेंट। नंबर 2, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कंसल्टेंट्स मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, मेजॉरिटी क्लाइंट कहते हैं यार फ़ोन नहीं उठाते, ऑन टाइम रिप्लाई नहीं आता, यार जवाब नहीं देते, इसी वजह से आपके पास है। सबसे बड़ा मसला ये। दूसरी बात, जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी नहीं करते। तीसरी बात, काम आए या ना आए, 3,000 रुपये में भी अगर रिटर्न आएगा तो बोलेंगे लाओ दो मैं कर देता हूँ। लेकिन अगले का 30 लाख रुपए का, 35 लाख रुपए का नुकसान कर देंगे। कैसे? मैं अब आपको बताता हूँ। एक केस मेरे पास आया, उसमें वो कहते हैं कि जी जिनसे रिटर्न फाइल करवाया, रिटर्न फाइल किया 2023 का, 2023 का। अब जिनके रिटर्न फाइल हुआ उनको पिछले 5 सालों में 2018 से लेकर 2023 तक रेमिटेंस रिसीव हुई थी, टोटल 7 मिलियन की। रेमिटेंस इज टोटली वाइट, उसके कुछ कंडीशंस है। जिस बंदे ने रिटर्न फाइल किया उसने 2023 में ये बताया कि जी इनको इसी साल टोटल 7 मिलियन की रेमिटेंस मिली है, जो कि उसको उसने 5 ईयर्स में ब्रेक डाउन करके बताना था, 5 साल के रिटर्न फाइल करने थे, सारे पैसे प्रोवाइड करने थे। नोटिस आ गया। नोटिस आया तो जिसने फाइल किया तो उसने कहा जी ये तो ऐसे ही लेटर लिख रहे हैं मुझे, मैं भी इनको लेटर लिख दूंगा तो क्या हुआ। वो नोटिस पर नोटिस करते गए, उन्होंने उस पर रिमाइंडर्स दिए, 10 12 15 रिमाइंडर्स दे दिए। भाईजान ने उनको रिस्पॉन्स करना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं थी। सिर्फ उनको इतना पता था, जिस जो मैं टेक्स्ट प्रिपेयर की बात कर रहा हूँ, कि रिटर्न सिस्टम पे कैसे फाइल होगा। पीछे की कहानी उनको नहीं पता थी कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका इन द लॉन्ग रन क्या इफेक्ट होगा। उस बंदे के साथ क्या हुआ, जिस बंदे का रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो महीने की 35,000 रुपये तनख्वाह अर्न करता है एज ए सेल्समैन, और 15 रिमाइंडर्स के बावजूद भी नोटिस के रिप्लाई नहीं कर रहे। ऑर्डर आ गया कितने का? 23 लाख रुपए का। किसका?
उस बंदे का जिसके सगे भाई ने बाहर से पैसे भेजे हैं, वाइट कंप्लीटली, गलत डिक्लेरेशन फाइल करने पर, जिसकी 35,000 रुपये मंथली सैलरी है, कितने का ऑर्डर आ गया सर? बैंक में भाई के पैसे पड़े हुए थे 7-8 लाख रुपए, निकाल लिए एफबीआर। रिकवरी का नोटिस किया, बैंक मैनेजर को सीसी किया, कहा पैसे निकालो उसके। अगर उस दिन उसके अकाउंट में 25-23 लाख रुपए पूरे होते, पूरे चले जाते। रिमेनिंग कितने बचे पीछे? कोई 13-14 लाख रुपए बचे। अब वो उसके लिए जो है ऑर्डर हो गया, अब अपील में जाना पड़ेगा, अपील से सारे मामला चेक करने पड़ेंगे। अब केस और जो है इन्होंने जो है अपना क्या कर दिया जी, खराब हो गया। किसकी वजह से? कि जिस बंदे ने रिटर्न फाइल किया, आई एम डैम श्योर, और जो बंदा मेरे पास केस लेकर आ रहा है ना, मुझे पता है रिटर्न उसी ने फाइल की है, क्योंकि जब मैं उनसे बातें डिस्कस करता हूँ उनकी शक्ल बता रही होती है, मुझे पता है उन्होंने ये काम किए। और वही अब इसका जो है ना इलाज ढूंढते फिरने के होगा क्या। अब मुझे पता है 23 लाख रुपए की डिमांड है। कोई बंदा अगर इसकी लिटिगेशन एज ए कंसल्टेंट कोई करेगा, तो कम से कम भी इसका 10% तो लेगा ना, 2 लाख रुपए तो बोलेगा मैं चार्ज करूंगा। किस बंदे के लिए? वाइट पैसे उसकी कंप्लीट गलत डिक्लेरेशन फाइल की, अपने 3-4-5 हज़ार रुपए के लिए आपने काम कर दिया। ये है एथिक्स की, जो मैं स्कार्सिटी की बात कर रहा हूं ना, ये बहुत बड़ा मसला है कि अपने आप 3-4-5 हज़ार के लिए, 7 हज़ार रुपए के लिए अगले का आप पूरी किस्ती डुबो देते हैं। ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि आपको टैक्स की नॉलेज नहीं होती। दूसरा, आपको लगता है कि ये तो बड़ा इजी मनी है। सीजन में आपको पता है ना, ये बकरीद वाला हाल है भाई, हर बंदा कह रहा था मैं कसाई हूँ। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में भी यही होता है, लास्ट के 3 मंथ्स क्या होता है, जुलाई से सितंबर। आपको अब तो सोशल मीडिया है, आप डिजिटल मार्केटिंग चल रही होगी दबा के, कुछ नहीं पता पीछे कौन बैठा है, किसने रिटर्न फाइल करना है भाई, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, कौन है वो बंदा, पता ही नहीं। हमारे पास, मुझे भूलना नहीं चाहिए, इस क्लास के अंदर लास्ट बैच के अंदर एक बंदा जो डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बैठा। मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कह रहे सर वो मैंने ऐसे ऐड रन किया था, तो मुझे अच्छी लीड मिल गई उसमें से 4-5, तो मैंने सोचा मैं खुद ही क्यों करके ये काम उनको सर्विसेज क्यों ना दे दूं। तो अब अंदाजा लगा रहे हैं इस चीज़ का। ठीक है जी। तो आपने बेसिकली ये काम तो सीख रहे हैं, उसके ऊपर आपने लीगल एथिक्स के ऊपर भी, इनकी एथिक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सही जी। जब आप ये दोनों चीज़ें मैच करके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब भी होंगे, और अल्लाह ताला आपको रोज़ी के मौके भी फराहम करेगा। और देखिएगा कि आपकी मार्केट में, आपकी क्लाइंटेल में बड़ी एक अच्छी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी होगी, क्योंकि ये काम जितना भी है ये रेफरेंस के ऊपर मिलता है, ये रेफरल बेस्ड काम है। आप जितनी भी मार्केटिंग कर लें, कोई भी बड़ी कंपनी आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आके आपको काम नहीं देने वाली। हमेशा आपने एम करना है कि आपने एक बिजनेस के पीछे जाना है, उनकी रिटर्न फाइलिंग, उनकी कंप्लाइंसेस देखने के लिए। उनके साथ आपको इंडिविजुअल के केसेस ऑटोमेटिकली अटैच होकर मिलेंगे। अगर मैं एक कंपनी की रिटर्न फाइलिंग की बात करूं, तो कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं होते, सीईओ नहीं होते, शेयर होल्डर्स नहीं होते। वो कहते हैं जी ठीक है, आप कंपनी क्या करेंगे, आप ये हमारा भी रिटर्न फाइल करेंगे। तो इंडिविजुअल के रिटर्न आपको ऑटोमेटिकली अटैच होकर एक साथ में। और की क्वेश्चन जी यहाँ तक? चलें जी, अब तो हो गया। पास आप उनके जितनी भी ये बैचेस दिए उनका क्या रिस्पॉन्स? हाँ सर, पास जो हमारे बैचेस जो यहाँ से पास आउट होकर निकले हैं, रिस्पॉन्स तो खैर सर बहुत अच्छा है। ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि जी मैं ये बात कर रहा हूँ, तो ये बात आपको शायद डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि सारी बातें हम खुद ट्रेनिंग अगर करवा रहे हैं और मैं ही आपको बोलूँगी जी चीज़ है, हो रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पर, जब मैं आपको ग्रुप में हम लोग आपको लिंक अप करेंगे, और आप पुराने आईसीडी के पेजेस, हमारे एक अलमनाई पेजेस भी बना हुआ है, आप वहाँ पर जाके भी पोस्ट करके आप एक दफ़ा देख लें कि जी आईसीटी के जो पास आउट हैं उनका इस वक्त क्या फीडबैक है। लेकिन मैं आपको 2-3 जरा चीज़ें बता दूं जो मेरे एंड से, जो मेरे ट्रेनीज के साथ हुई हैं। वो क्या हुई है कि एक बंदा यहाँ पर आया था हमारे पास, जो था तो अच्छे बैकग्राउंड से, लेकिन जो है वो स्टक हुआ हुआ था किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। सॉफ्टवेयर हाउस वाले कंप्लाइंस नहीं करते। ठीक है। वो बेचारा मजबूरी में कहीं जॉब कर रहा था, लेकिन उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी थी। वो फंस रहा था टैक्स में। इस टैक्स के कोर्स करने के बाद उसका एक इंटरव्यू अलाइन हुआ किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। ठीक है जी।
फिर वो मेरे पास आया कि सर ये इंटरव्यू पे मैं उसको बता दिया जी आपने ये टैक्स पढ़ा, इस टैक्स से ये चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। वो क्रैक कर गया इंटरव्यू, वो बैठा हुआ आज उस इंडस्ट्री के अंदर। फिर मेरे पास दो स्टूडेंट्स ऐसे थे जो रमादा में काम करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में। रमादा जो आपकी होटल है, हाँ, वो लास्ट बैच में मेरे पास थे। तो वो बेचारे मेरे लिए केक भी लेकर आए जिस दिन उनकी प्रमोशन हुई। वो कह रहे हैं कि आपके ये कोर्स हमने दो तीन चीज़ें जो हमारे रेलेवेंसी थी, तो वो बॉस के इनके कोई काम स्टक हुए थे डिपार्टमेंट में, वो जाके हमने कवर करवा दिए। तो उन्होंने कहा कि जी अब आप टैक्स का काम अगर सीख गए हैं तो आपको हम टैक्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे एलिवेट कर देते हैं। तो ये सिर्फ, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। जितना देखिए, मैं जितना यहाँ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं करूंगा, जितनी असिस्टेंस दे सकता हूँ करूंगा। लेकिन जब तक आप घर जाके इसको रिवाइज नहीं करेंगे, इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर बैठ के आप नोट्स नहीं बनाएंगे, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। आप जितना भी मैं आपको समझा लूँ, आप यहाँ पे बगैर लिखे, बगैर कुछ नोट किए यहाँ से आप उठ के बाहर गए, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, आप रात का खाना खाएंगे, सोएंगे, सुबह उठेंगे, आपको कुछ नहीं पता। ये मैं आपको बता दूं। जब तक आप उस चीज को दोबारा से एलएमएस पे जाके, या अगर आपने यहीं पे अगर ये काम कर लिया कि आपने उसके की पॉइंट्स देख लिए और आप उसको लॉ से रेफर नहीं कर रहे, जाके पढ़ नहीं रहे एक बार, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाहिद फील्ड है जिसमें आपको मुसलसल अपडेट रहना पड़ेगा। हर साल बजट आता है, हर साल टैक्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जितना आप अपडेटेड रहेंगे उतना आप इस फील्ड के अंदर एक्सेल करेंगे। क्योंकि मैं आपको इतनी बात बता दूं, आपका जो क्लाइंट है ना उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज होती है उसके सब्जेक्ट के हवाले से, जो चीजें उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। तो अगर कोई चेंजिंग आती है ना, वो फौरन आपको फोन करेगा कि यार ये चेंजिंग आई, आपको पता है, और आप आगे से अगर करें नहीं यार मैं देख लेता हूँ मुझे पता नहीं है, इंप्रेशन क्या हो, यार वकील साहब को ही नहीं पता कुछ। तो आपने अगर इस फील्ड में आगे रहना है तो आपने सबसे पहले अपने आप को अपडेट रखना है। अब चले आखिरी बात आपको बता दूं, अपडेट कैसे रखेंगे आप अपना, क्या आपके माइंड में क्या था, आप अपने आप को अपडेट कैसे रखेंगे? जी, हाँ, जी जी, जून में हो जाता है, फर्स्ट वैसे इंप्लीमेंट होता है। एक तो चलना बजट आ गया, बजट में तो सीधा सीधा उन्होंने बिल दिया होता सामने। बजट की फिर डिफरेंट कमेंट्रीज आती है, बजट के समय सेमिनार्स होते हैं। किसका बजट? तो खैर एक सिर्फ स्लैब्स नहीं होते ना, बजट तो बहुत बड़ा ही एक चीज होती है सर। वो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की उस पर मिल जाएगी। हाँ 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 बिल्कुल। सर एक सिंपल सा आपको आपको मैं ना सोल्यूशन बता देता हूँ। लिंक्डइन कितने लोग यहाँ यूज कर रहे हैं? बहुत कम कर रहे हैं। लिंक्डइन क्यों यूज नहीं करते? लिंक्डइन को फेसबुक की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दे। यकीन जाना, ये मैं आपको पर्सनल तजर्बे से बता रहा हूँ। आप अपना लिंक्डइन बनाए, उस पर आपके जितने भी टैक्स के लोग, जो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐड करें उनको, फर्म्स को ऐड करें, फॉलो करें, पेजेस को फॉलो करें जो टैक्स के हवाले से हैं। जब आपके पास 1000, 1500, 2000 कनेक्शन हो जाए ना, उसके बाद जब आप दिन में एक दफा भी आपने 15-20 मिनट के लिए स्क्रॉल कर लिया ना, तो आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगी, क्योंकि सब लोगों ने वहां कुछ ना कुछ शेयर किया हुआ होगा इस हवाले से। आपको रेलेवेंट कहीं जाने की देखने की जरूरत ही नहीं है कि मैं किस वेबसाइट पे जाके देखूं क्या देखूं। सर जजमेंट्स भी वहां शेयर हो रही होती हैं कि आज ये जजमेंट आई है। अभी पिछले दिनों सुपर टैक्स की एक जजमेंट आई है जिसमें सेटिसाइड कर दिया है जी सुपर टैक्स लगेगा। हाँ, वो तो एक अलग कहानी, लेकिन अब इम्पोज तो हो गया ना। अब वो सुपर टैक्स की जजमेंट कहाँ है? कहाँ ढूंढेंगे आप? हर किसी के पास तो नहीं जो है आपका जो लीगल जो आपका कने वो होते हैं, पोर्टल्स होते हैं, उनका एक्सेस होगा। जजमेंट वहाँ पूरे पूरे अपलोड हुए हुए होते हैं। कौन अपलोड करेगा? जब आप अपने कनेक्शंस बढ़ाएंगे उन लोगों के साथ जो टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं या डिफरेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको वहां से चीजें पता लगनी शुरू हो जाएंगी। और ऐसी बहुत सी नॉलेज आपको वहां से मिलेगी जो आपको कोर्स में तो हर चीज नहीं बता इंक्लूड हो सकती। वो वहां से आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप, यहाँ पे मैंने देखा सिर्फ 4 बंदों ने हाथ उठाया, एंड आई एम अमेज्ड कि किसी बंदे ने आज तक, सारे प्रोफेशनल लग रहे हैं, कोई स्टूडेंट नहीं है इसके अंदर। लिंक्डइन किसी ने क्रिएट नहीं किया। यूज करें सर, हाँ मैंने किया है। यूज। चलें जी, बहुत अच्छी बात है जी। साइंस फिर यस,
जितना भी मटेरियल होगा इन फॉर्म ऑफ स्लाइड्स वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी जो वर्किंग होगी वो मैं यहाँ पे एक्सेल पे कर रहा होता हूँ, वो साथ साथ आपने करनी है, वो एक्सेल की फाइल भी आपके साथ शेयर हो जाती है। जो नोट्स होंगे, जो रेलेवेंट मटेरियल होते हैं नोट्स की सूरत में, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन जो हमारा ज़्यादातर जो सिनेरियो है वो स्लाइड्स के अंदर ही मैंने मटेरियल पुटअप किया हुआ, वो आपको स्लाइड्स मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आपको सब मिलेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? सर मुझे ये बताइएगा कि हाँ, मैं मैं जो है अकाउंट से रिलेटेड नहीं हूँ, तो क्या अकाउंट्स की कुछ जो इनिशियल चीजें हैं वो आप समझाएंगे, जैसे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट वगैरह के बारे में सर बता रहे बिल्कुल सर, मैं सब चीज़ आपको समझाऊंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो है, नोट्स टू दी अकाउंट्स है, चेंजेस इन इक्विटी है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। डोंट वरी। मैडम आप थे। कह रहे हैं आप थैंक यू अपने सर। एसेट्स, एसेट्स से क्या मुराद है आपकी? हाँ से उसके पास 500 CR है, जी, तो हम उसको कैसे मैनेज यस करेंगे? कर सकते हैं बिल्कुल। आप जिसके पास 500 सी आ रहा है वो बेसिकली कहाँ से आया? पहले तो आप सोर्स उनसे पूछें, इससे ये पैसा आपके पास कहाँ से है। ठीक है, तो अगर अच्छा आप सर, अपना एक सोर्स चीज बता देते हैं तो आपने उस हिसाब से जो है ना उसकी जो है वर्किंग करनी है। ठीक है, फिर इसमें सर ये एक चीज डिफरेंट सिनेरियो पे डिपेंड करता है ना। इसमें सिनेरियो ये होता है कि अगर किसी कोई बंदा फर्स्ट टाइम आपके पास रिटर्न फाइल करवाने के लिए आ रहा है तो आपने देखना होता है कि वो बंदा कितने अरसे से काम कर रहा है पीछे, उसने कितने पैसे जमा कर लिए। फिर उसमें रिकमेंडेड ये नहीं होता कि आपने सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करना है, फिर उसमें रिकमेंडेड ये होता है कि कम से कम आप प्रीवियस 5 ईयर्स की रिटर्न फाइल करें, ताकि उसकी वो जो है रिटर्न फाइलिंग हो, उसका पैसे वाइट हो और वो टैक्स पे करते हुए आया। ठीक है जी, वो इंशाल्लाह सारी चीज़ आप सीख जाएंगी जी। जी यहाँ पे क्या कह सर रहे हैं जी? प्लीज अच्छा एक 2 मिनट चीज और रुकिएगा, बताइएगा। पार्टिसिपेंट्स में आपके क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन? मार्केट वो अलग कोर्स है सर। सर आईसीटी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। डिजिटल कोर्सेज अलग हैं, स्टॉक मार्केट का कोर्स अलग है, मेडिकल बिलिंग का कोर्स अलग है, सेल्स टैक्स का अगर सिर्फ एक्सपर्टीज लेनी है उसका कोर्स अलग है, यूएसए टैक्स का अलग है, दुबई टैक्स का अलग है, सऊदी टैक्स का अलग है, कनाडा टैक्स का अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ठीक है जी, तो वो अलग है। स्टॉक मार्केट के लिए मैं नहीं हूँ, कोई और होगा, वो आपको जो है ना इन चीज़ों के ऊपर जो ब्रीफ कर सकते हैं। तो लेकिन कोर्स बिल्कुल हो रहा है स्टॉक मार्केट का जी। सर इसके सर लिए जो मैं है ये ना मैं पूछना चाह रहा एक बात बोलता हूँ कि जो है ना कि हर बंदा, एक बंदा हर काम नहीं कर सकता। मेरी एक्सपर्टीज है पाकिस्तानी टैक्सेशन के अंदर 100%, और यूएसए टैक्सेशन के अंदर समझ लें कि जी 40 45 50% मैक्स। ठीक है जी, तो लेकिन यूएसए टैक्सेशन भी मैं नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि एक ऐसी चीज़ जिस पे मुझे 100% ग्रिप नहीं है। मैं कैसे आपके सामने खड़ा हो जाऊँ, बोलूँ कि जी मुझे सब आता है और मैं आपको पढ़ाऊँ? मुझे पाकिस्तानी टैक्सेशन बिल्कुल आता है। कोई मुझसे इस पर डिबेट करना चाहे, कि बात करना चाहे, आई एम मोर देन वेलकम। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैंने पिछले 10 12 साल यही प्रैक्टिस की है, काम इसी पे किए, हज़ारों रिटर्न्स फाइल किए हैं, हज़ारों कंपनीज बनाई है, सारे काम देखे। तो इस वजह से जो है ना ये इखलाकी तौर पे भी मैं सही बात नहीं, क्योंकि कोर्स पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई ढकी छुपी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। कोर्स यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है एक ट्रेनर के लिए जो ट्रेनिंग करवाता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन उस कोर्स को सही तरीके से नॉलेज को डिलीवर करना, क्योंकि सारी बात आप अपना पैसा खर्च करके आए हुए हैं, टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी फिर वो सर हलाल नहीं है, और आपके साथ भी फिर वो ज्यादती है। और फिर वो जो है ना 1 2 3 बैचेस के अंदर ही सामने चीज नजर आ जाती है। ठीक है जी, यहाँ और किसी को क्वेश्चन? तो मैं फिर फिजिकल वालों को वाइंड अप करूँ, फिर मैं ऑनलाइन की तरफ जाऊँ। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को हमारी क्लास होगी at 7, क्योंकि नेक्स्ट तो फ्राइडे रमजान नहीं है, राइट? और सैटरडे को होगी इंशाल्लाह ताला 4:30। ठीक है जी, तो क्लास के लिए मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला हम फिर फ्राइडे को प्रॉपर तरीके से अपने कोर्स को जो है इनिशिएट कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में मोहम्मद इदरीस साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं पेशावर से हूँ बेसिकली। तो पेशावर में यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रीज सर बहुत आपकी आवाज़ कम है। मुझे सही नहीं आ रही, प्लीज़। मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ सर। वहाँ से आपको मैंने पेशावर ज्वाइन से, किया ओके। है। और यहाँ पे जी जी। इंडस्ट्रीज बहुत कम है। लेकिन मेरा थोड़ा हम्म। सा रुझान टैक्स की तरफ गया। थोड़ा सा मैंने एड्स वगैरह देखे, लेकिन मैं सीए सीसीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता होता हूँ। तो उस वजह से भी थोड़ा सा मुझे नो हाउ थी, लेकिन कंप्लीट नो हाउ नहीं है।
तो अब मैं एक चीज मैं तो देख रहा था, मैंने कहा कि अगर मैं ये कोर्स कर लेता हूँ और फिर कुछ मुझे वहाँ पे जो है फॉर्म के लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि अगर इसके साथ मैं एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन कर लेता हूँ तो क्या मेरे लिए ये इजी होगा कि वहाँ पे मैं फॉर्म्स को ज्वाइन कर सकूँ, या अपनी सेपरेट एंटिटी के थ्रू मैं कर पाऊंगा ये सब कुछ? देखिए सर, आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले ये वाला कोर्स करें एंड देन उसके बाद आप जंप इन करें एडवांस टैक्स एंड लिटिगेशन के ऊपर। जी सर। तो फॉर्म्स के लिए एंट्री इजी हो जाएगी सर, या फिर मुझे सेपरेटली काम करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सर इसी कोर्स के बेसिस के ऊपर बहुत सारे, मैंने भी क्लास में बताया, लोग जॉब भी कर रहे हैं सर। टैक्स एसोसिएट्स की जॉब होती है, टैक्स एग्जीक्यूटिव की जॉब्स होती हैं। अगर आप वहाँ पेशावर के अंदर अगर इंडस्ट्रीज हैं, या पेशावर से बाहर चले जाएं इस्लामाबाद की तरफ इंडस्ट्रीज हैं, तो आपको बिल्कुल सर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा काम। जॉब्स हैं, बिल्कुल है। और मार्केट में तो जॉब्स ज्यादा हैं और ये टैक्स की, और लोग कम है जो सही काम जानते हैं। तो बिल्कुल आप काम बस कर सर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड कम है ना, यहाँ पे फॉर्म्स हैं 4-5 ही हैं, तो कोई बिग फोर भी ऐसा नहीं है, तो उस perspective से मैं पूछ रहा था। आपको इंडस्ट्री में काम मिल सकता है इस कोर्स के बाद। फर्म का मैं आपसे कमिटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो रेकमेंड करती हैं कि जी हमारे पास सीए सीसीए का बच्चा। आपने सीए या सीसीए का बैकग्राउंड है आपका? नहीं वो नहीं है ना, पीएचडी फाइनेंस कर रहा हूँ मैं। सीए पीएचडी फाइनेंस कर रहा हूँ मैं। फाइनेंस करें तो हो सकता है कर लें, लेकिन इंडस्ट्री में आपका ऑप्शन अच्छा है कि आप उसको कर सकते हैं इंडस्ट्री में, ठीक बिल्कुल। है लेकिन जी। ये आपका फायदा देगा ये कोर्स आपको। जी सही है, थैंक यू सर। शुएब बाजवा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर। बेसिकली मेरा ताल्लुक सियालकोट से है और मैं बीबीआईटी का स्टूडेंट हूँ। और मुझे ये ना टैक्सेशन में रजिस्ट्रेशन, एंटी रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग वगैरह, ये मैं ऑलरेडी कस्टमर को जो है ना क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी जी जी इस कोर्सेज में क्या मुझे मजीद एक्सपर्टीज मिल सकती है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह और चैम्बर रजिस्ट्रेशन? जी जी सर, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चैम्बर रजिस्ट्रेशन का कोई बड़ा मसले वाली बात ही नहीं है। वो तो हम कॉर्पोरेट में इंशाल्लाह ताला उसको जो है वो देखेंगे। देखिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए क्या है, एक बिजनेस होना चाहिए एंटिटी, आपकी इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो, आपकी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो, आपकी केसीसीआई में रजिस्ट्रेशन हो, और आपकी पीएसडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन हो। तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और बिजनेस एंटिटी तो हम बनाना सीखेंगे। केसीसीआई भी मैंने कवर करवा दिया। पीएसडब्ल्यू में एडिशन कर दूंगा, वो 10 मिनट का काम है, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। जी सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, डोंट वरी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है फ्रॉम सर लाइक ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? जी। सर आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। सर मुझे ये बताइएगा, अभी मैं खुद एडवोकेट हूँ प्रॉपर्टी सेक्टर से ना। तो अब आजकल हम्म। जो है वो इस सेक्टर के अंदर भी इनकम टैक्स आ गया है, गेन और एडवांस वैल्यू टैक्स के और 7E के चैप्टर्स में। तो क्या जी जी हमें जी वो जी उससे मुतालिक पढ़ाया जाएगा कि उनकी एडजस्टमेंट वगैरह सर, कैसे होगी? बिल्कुल पढ़ाया जाएगा सर, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। सेक्शन 7E बिल्कुल इसके अंदर है। कैपिटल गेन के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर जो गेन होता है वो बिल्कुल इसके अंदर है सर। 236C, 236K एडवांस टैक्स ऑन ये जो जी परचेज और सेल के ऊपर बिल्कुल। होता है वो भी आपको बताया जाएगा। एफबीआर वैल्यूएशन भी बताई जाएंगी प्रॉपर्टीज की सर, बिल्कुल सब बताया जाएगा आपको। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी। और किसी का की क्वेश्चन जी? हैंड रेस करें या माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछें जी। अच्छा सर, एक चीज और मालूम ये करनी थी कि अगर खुदा ना खास्ता जैसे लेक्चर मिस हो जाता तो उस सूरत में हमको क्या उसके ऑल्टरनेट में आप रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे या फिर सर बिल्कुल, आपको एक हम्म, एलएमएस का एक्सेस दिया जाएगा। हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक पोर्टल है, उसके ऊपर अब वो लेक्चर्स अपलोड होते हैं। वहां पे आप लॉगिन करेंगे, आपका आईडी पासवर्ड होगा, क्रेडेंशियल्स होंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना उस बैच को जो है, उस लेक्चर को जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर उसमें भी अगर समझ में ना आए तो फिर आपसे डायरेक्टली कर सकते हैं? सर बिल्कुल, ग्रुप आपको बनाया है, ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप इसके अंदर क्वेश्चन अपना पोस्ट करेंगे, जो भी क्यूरी होगी इंशाल्लाह आई एड्रेस। ओके सर, थैंक ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और किसी का ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से कोई क्वेश्चन? तो फिर हम इसको जो है बंद करें। क्लास जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फ्राइडे एट 7 o'clock एंड सैटरडे एट 4:30 इंशाल्लाह। वो मेरे ख्याल में ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आप सबसे जो है मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।